कि जो आदमी तक्षशिला को बिहार में बता देता है वो विश्वगुरु बन जाता है। तो ऐसी मीडिया से तो थोड़ा सा जरूर निराशा तो होती है। गुबार रंज का शब्दों में बयां करते हैं, यूं गुनहगार सरेआम खता करते हैं। बिककर छपते थे जो अखबार कभी, इन दिनों बिककर छपा करते हैं। सरकारी मीडिया सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता बन जाएगी तो फिर तो इस देश में मीडिया का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मायूस होकर यूं न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बरसात भी यही होगी। धन्यवाद विजय प्रताप जी। मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जिसके बारे में सोचकर भी थोड़ा सा ही लगता है। वैसे तो हम अजीत को भी उतना ही जानते हैं, बल्कि आल्फा को थोड़ा उससे कम ही जानते होंगे। जब बिहार में हम पत्रकारिता कर रहे थे, जैसा भी अजीत ने बताया, उस समय एक अलग जज्बा होता था कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। लगता था कि कुछ बदल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए और हमारे सोच में मायूसी भी शामिल होती गई। लगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। जैसा बहुत उद्धृत किया जाता है लाल कृष्ण आडवाणी जी को, कि उन्होंने कहा था इमरजेंसी के बारे में कि साहब झुकने के लिए कहा गया तो लोग रेंगने लगे थे, पत्रकार रेंगने लगे थे। आज तो झुकने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी पीछे जा रहे हैं। मतलब कमाल है। और उस समय मीडिया की ताकत दिखाई देती है जब कि जो आदमी तक्षशिला को बिहार में बता देता है वो विश्वगुरु बन जाता है। कमाल है। तो ऐसी मीडिया से तो थोड़ा सा जरूर निराशा तो होती है। और हम लोग तो उस समय बचपन में जब छात्र हुआ थे तो पढ़ते थे साहब, अकबर इलाहाबादी साहब का शेर था कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आज क्या है? आज तो लोग कह रहे हैं साहब लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो क्या है ये? हमारे बारे में सोच है। गुबार रंज का शब्दों में बयां करते हैं, यूं गुनहगार सरेआम खता करते हैं। बिककर छपते थे जो अखबार कभी, इन दिनों बिककर छपा करते हैं। पहले ही सौदा हो जाता है कि ये छपना है, ये विज्ञापन आपके लिए आ रहा है, इतने पेजेज आ रहे हैं आपके पास, तो आपको यही छापना है। तो ऐसे में जब जैसा TV9 की बात जब हो रही थी, अजीत अंजुम का ये गुनाह ये भी था पत्रकारिता के दौर में कि जब भी वो जिस चैनल पे होते तो हमारे जैसे लोगों को भी बुला लेते थे। इंडिया टीवी हो या TV9 हो, और कमोबेश यही गुनाह थोड़ा बहुत आल्फा भी करती थी। राज्यसभा टीवी में थी तो हम लोग रेगुलर जाते थे। और जैसा अजीत ने कहा वैसे हम लोगों के साथ भी था कि हमारे लिए भी सरकार चाहे कोई भी रहे, अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और गलत काम करती थी तो उसका भी विरोध करते थे, और राज्यसभा टीवी पर भी करते थे, लोकसभा टीवी और दूरदर्शन पर भी करते थे। लेकिन फर्क ये था कि उस समय हमको मना नहीं किया जाता था कि अगली बार से आप नहीं आएंगे। अब हमको तब बुलाया जाता है सरकारी चैनलों पर, आमतौर पर नहीं बुलाया जाता है, लेकिन दूरदर्शन कभी कभी बुला लेता है। और बुला लेता है जब दवायर को गाली देने की बात आती है कि साहब जयशंकर जी अच्छा आज तो फंसे हैं, आज तो आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा। या ग्रिल करना होता कि कोई ऐसा इशू कश्मीर का आ जाए जिससे हमारे जो सोच और सिद्धांत की बातें हैं तो उसके खिलाफ कुछ ऐसा होगा कि आज आपको घेरेंगे। अभी पिछले दिनों की बात है, जिस दिन वो अचानक फोन आया कि साहब आपको आना है, वो दवायर के खिलाफ एक फैसला आया है हैदराबाद की किसी अदालत का। उनको कहा गया कि वो अपने सारे लेख और क्या क्या सब वापस कर लें, और मेटा के खिलाफ भी कुछ है। उसका शीर्षक दिया था कि साहब विदेशी एजेंडा देसी प्रोपेगेंडा। तो हमने कहा ठीक है आ जाएंगे भाई, कोई बात नहीं है, घर से ही थे हम। तो हमने उनसे कहा कि भाई एजेंडा किसका है?
ये हैदराबाद की तथाकथित अदालत का फैसला कब था? तो थोड़ा सा डगमगाए लोग। तो उसमें एक फैक्ट चेकर भी थे जो आरएसएस के थे, तो हमने कहा फैक्ट चेकर से पूछ लीजिए। तो उन्होंने बताया 23 फरवरी का था। तो हमने कहा आज कौन सा प्रोवोकेशन पॉइंट हुआ जिस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं? 23 फरवरी तो महीनों पहले की बात है ना। तो एजेंडा तो आपका है। अगर सरकारी मीडिया सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता बन जाएगी तो फिर तो इस देश में मीडिया का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। खैर, ये सब लंबी बातें हैं, इसमें आज कोई विषय नहीं है। मुझे अरफा के बारे में बताने के लिए कहा गया है। अरफा खानम शेरवानी देश की उन गिनी चुनी पत्रकारों में हैं जिनके बूते हम कह सकते हैं कि इस देश में स्वतंत्र मीडिया जीवित है और जीवित रहेगा। बगल के बुलंदशहर में 1980 में पैदा हुई अरफा। पढ़ाई लिखाई अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हुई। जर्नलिज्म किया उन्होंने, वहाँ से स्नातक की डिग्री ली। जामिया मिलिया से रिसर्च किया। जर्नलिज्म की शुरुआत पायनियर अखबार से की, मेरे ख्याल से अप्रेंटिस के रूप में। उसके बाद फिर एशियन एज, सहारा इंडिया टीवी, एनडीटीवी, राज्यसभा टीवी और अभी दवायर के साथ हैं। मतलब सच बात तो यह है कि इसमें न तो अजीत अंजुम ऐसे हैं और न अरफा खानम शेरवानी ऐसी हैं जिनके लिए कोई परिचय देने की बात हो। सारा देश जानता ही है, लोग जानते हैं, उनको गाली देने वाले भी जानते हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले भी जानते हैं कि अरफा क्या है और अजीत अंजुम क्या है। बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। अरफा के बारे में बताया जाता है कि साहब वो जब अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो कवर करने के लिए गई थी। उसके पहले 2009 में जब ईरान में हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव तो तेहरान गई थी, वहाँ से रिपोर्टिंग किया था। इनकी रिपोर्टें अपने आप में बहुत कुछ कहती थी। और अभी जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, एक तरह का लॉकडाउन घोषित हो गया, मीडिया पर एक तरह का अंकुश लग गया, उस पर जाकर के इन्होंने जिस ढंग से वहां से रिपोर्टिंग की वो अपने आप में बताता है और बताता है कि नहीं साहब अभी भी कुछ लोग हैं। जब हम ये सब शेर जब सुनाते हैं कि साहब ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर एक बात और वो उभर के आती है कि नहीं, अजीत अंजुम भी हैं, अभी अरफा के नाम शेरवानी भी हैं, सिद्धार्थ वरदराजन भी हैं, अभी पत्रकारिता मरने वाली नहीं है। और हम लोग के साथ तो क्या है, हम लोग तो चूंकि आंदोलन से निकले, समाजवादी आंदोलन में शामिल थे, इमरजेंसी में जेल भी चले गए, जेल में रहे, जेल से निकल के फिर भूमिगत आंदोलन में भी रहे और बाद में लगा कि साहब सरकारें एक ही जैसी होती हैं, राजनीति एक ही तरह की लगभग होती है, तो फिर हट करके हम पत्रकारिता में आ गए थे। और उस समय जब 1984 का जिक्र कोई कर रहा था, जब चुनाव के बाद राजीव गांधी और कांग्रेस की पार्टी को 400 से अधिक सीटें मिली थी, उस समय प्रभास जोशी ने कहा था, उन्होंने लिखा था कि जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला है सत्तारूढ़ दल को, उसमें विपक्ष की आवाज कहीं दिखेगी नहीं। तो ऐसे समय में मीडिया को प्रतिपक्ष की आवाज, विपक्ष की आवाज बननी होगी। ये प्रभास जोशी ने कहा था, वो हमारे लिए एक लकीर बन गई। हाँ, ये हमारी भूमिका है। जब सारे समवेत हुआ की शैली में बोल रहे हैं, जब एक जगह पे गुरु नानक और संत कबीर और गुरु गोरखनाथ को बैठा देने वाला विश्व गुरु बन जाता है, सारे के सारे लोग उसी लाइन में बात करना शुरू कर देते हैं। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का बेटा कह दिया जाता है, तो ऐसे समय में अगर अरफा खानम शेरवानी या अजीत अंजुम जैसे लोग पत्रकारिता, ऐसे जैसे अजीत ने भी कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग देश के बहुत सारे हिस्सों में अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, जोखिम उठा करके भी कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसी ने पूछा था, तो हमने यही कहा कि हमारे कसौटी, सबसे बड़ी कसौटी यही रही है कि सच के साथ खड़ा हो, गलत के खिलाफ बोलने वाला हो, गलत के खिलाफ लिखने वाला हो। तो ऐसे लोगों को हम सम्मानित करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग पुरस्कृत करते हैं। अरफा को चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार मिला, मुंबई प्रेस क्लब का रेडिंग अवार्ड मिला,
तमाम तरह की फेलोशिप्स मिली। हिंदी एकेडमी दिल्ली की जो है उसका साहित्यकार सम्मान पुरस्कार से नवाजी गई। वो संजोग की बात है कि वो पुरस्कार हमको भी मिला था, पहले मिला था। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं निराशा के माहौल में भी उम्मीद जताती हैं। और किसी ने इसी पर लिखा था, मायूस होकर यूं न आंगन से उखाड़ो पौधे, मायूस होकर यूं न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बरसात भी यही होगी। और यही बात है जो हमको ताकत देती है। मेरी भी आंख में अजीत आंसू आ गया था जब सरदार जी मिले। उन्होंने कहा कि 15,000 किलोमीटर से चल के आए हैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करने के लिए। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है। और इस पूंजी को लेकर के हम वायदा करते हैं कि जब तक जान शरीर में जान रहेगी हम लड़ेंगे, फांसीवाद के खिलाफ लड़ेंगे, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे, मनुवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आज का मौका नहीं है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे ऐसे लोगों के लिए अजीत को आपने सुना, आरभाग को सम्मानित करेंगे, फिर आरभाग की बातें हम लोग सुनेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।